जय हिंद दोस्तों। मैं तरुण कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल निगर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं जीएस का सेट नंबर 11। इसमें लगभग 60 से प्लस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें 33 से 34 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे जीएस के संबंधित और 15 क्वेश्चंस रहेंगे हमारे वो रहेंगे मानसिक अभिरुचि के जो क्वेश्चंस हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित केस स्टडी से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो कोई नहीं पढ़ाता है, तो वो भी प्रश्न हमने अपनी वीडियो में कवर किए गए हैं। 15 प्रश्न रहने वाले हैं वो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने सेशन की ओर। जो हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है वो है, अगस्त 2023 में किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो एक कौन व्यक्ति है जिसे उत्तर प्रदेश का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो वो किया गया नवदीप रिढ़वा को। किसको? नवदीप रिढ़वा को उत्तर प्रदेश का नवीनतम चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक आईएएस ऑफिसर है 1999 बैच के। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर बात की जाए सबसे पूर्वी शहर की, तो जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है जो सबसे पूर्वी शहर है वो बलिया। अगर सबसे दक्षिणी शहर की बात करें तो वो है सोनभद्र। और अगर सबसे ऊपरी मतलब उत्तरी शहर की बात करें तो वो कौन सा है हमारा? वो है सहारनपुर। और जो सबसे पश्चिमी जिला है या पश्चिमी शहर है या पश्चिमी जिला है वो है हमारा शामली। तो यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये चारों जिले आप लोग देख लीजिएगा। जो हमारा इसका आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है जो नेपाल देश है, नेपाल, इससे उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा साझा करते हैं? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जो कुछ दर्रे दिए गए हैं इनमें से कौन सा दर्रा किस राज्य से संबंधित नहीं है, यही चीज़ हमें बतानी है। जो हमारा नाथुला दर्रा है, जैसे लिपुलेख दर्रा है हमारा, वह उत्तराखंड में है। और जो रोहतांग दर्रा है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में है। और जो पाल घाट दर्रा है वो हमारा केरल में है। लेकिन जो नाथुला दर्रा है यह हमारा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। यह कहाँ पर है? यह है हमारा सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम। तो हमारा सही जवाब रहेगा यही हमारा सुमेलित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोगों को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं। यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह-कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो वो आयोजित किया जाता है आगरा में। कहाँ पर किया जाता है? आगरा में। इसकी शुरुआत कब से हुई थी यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि सितंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जो एरोस्पेस का जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था हमारा ग्वालियर में। ग्वालियर एमपी, मध्य प्रदेश ग्वालियर में इसका आयोजन किया गया था। कब किया गया था? तो 1 और 2 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो किससे अपनाया था? तो वो अपनाया था उपगुप्त से। किससे? उपगुप्त भिक्षु थे, उन्होंने इनको दीक्षा दी थी बौद्ध बनने की।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश में एक एक बब्बर शेर सफारी है, वह किस कहाँ पर स्थापित की गई है या कहाँ पर या किस जिले में स्थित है। अगर बात की जाए बब्बर शेर सफारी की, तो यह सफारी पार्क हमारा इटावा में स्थित है। कहाँ पर? इटावा में। किस जिले में? तो वो है इटावा जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में किन दो देशों के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 का आयोजन किया गया? तो वह कौन से दो देश है जिन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का शुभारंभ या आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था हमारा भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में। आप लोगों को बताना है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन से सैन्य अभ्यास हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न कौन सी है? वो है बल। जबकि कार्य, स्थित गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यह तीनों के तीनों एनर्जी से संबंधित हैं और बल एक फोर्स है, ये एनर्जी से संबंधित नहीं। और इसका दूसरा कारण यह भी है, यह जो तीनों राशियां हैं यह अदिश राशियां हैं, जबकि बल एक यह तीनों सदिश राशियां हैं, बल्कि बल एक अदिश राशि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नवंबर 2023 में कौन सी कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय GDCA से अस्थायी ड्रोन लाइसेंस पाने वाली पहली ड्रोन कंपनी बन गई? जहां पर भी पहला प्रथम शब्द जुड़ता है तो वह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए ये ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है थ्रोटल एरो स्पेस सिस्टम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? तो अपरदन से प्रभावित होने वाला जो जिला है वो है हमारा इटावा। क्या? इटावा। आप लोगों को बताना है कि मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बात करें मैग्नेटाइट के रासायनिक सूत्र की, तो वह क्या होता है? अगर बात करें FeO3 की, Fe3O4 यह मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है। और हम Fe2O3 को हम क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? लिमोनाइट। क्या? लिमोनाइट। और जो FeCO3 होता है, FeCO3, इसको हम बोलते हैं सीडेराइट। क्या बोलते हैं? सीडेराइट। आप लोग को बताना है 2Fe2O3.3H2, यह किस चीज़ का फॉर्मूला है? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ था। जो मूल वर्धित कर है वह कब लागू हुआ था? तो उसका वह जो लागू हुआ था वह हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में। 1 जनवरी 2008 से यह लागू हुआ था। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बात करें सही विकल्प की, तो है हमारा, जैसे बात करें मूल्य कर्तव्य की, तो मूल्य कर्तव्य भाग 4A में है, यह सही है। राज्य की बात करें तो राज्य भाग 6 में है। और भाग 5 में क्या है? भाग 5 में हमारा संघ, और भाग 6 में हमारा राज्य। इसी के साथ बात करें महान्यवादी की, तो महान्यवादी
महानवादी भाग भाग 13 के अंतर्गत नहीं आता है, भाग 13 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि जो महानवादी है ये राज्य सरकार का वकील, सॉरी यह केंद्र सरकार का वकील होता है। तो यह किस में आएगा, यह भाग भाग 5 के अंतर्गत आएगा। किसके, भाग 5 के अंतर्गत आएगा। इस तो हमारा जो गलत सही जवाब रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी, भारत का मान्यवादी भाग 13 के अंतर्गत नहीं, भाग 5 के अंतर्गत आएगा। किसके, भाग 5 के अंतर्गत। और जबकि संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं यह भाग 14 के अंतर्गत आती हैं। आप लोगों को बताना है जो महान्यवादी है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है। जो महान्यवादी है यह किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो वो आता है 76। कौन सा, 76। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, किस भारतीय अभिनेता को लीजेंड्स लीग्स क्रिकेट 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो वो किसे किया गया है, तो वो किया गया अमिताभ बच्चन को। किसको, अमिताभ बच्चन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वही कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारा 8 मार्च को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, तो वो थी हमारी सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी। आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी। तो प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, यह चीज आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बात करें वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है, श्रीमती आनंदी आनंदीबेन पटेल। और बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो वो आप लोगों को पता है योगी आदित्यनाथ जी, वह नाथ संप्रदाय से संपर्क रखते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है, तो ना पाए जाने वाले तत्व की बात करें तो रक्त में क्रोमियम नहीं पाया जाता है, बल्कि आयरन, तांबा और मैग्नीशियम यह तीनों तत्व रक्त में पाए जाते हैं। आप लोगों को बताना है मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, तो कौन सा स्रोत है, फास्फोरस। अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो आप लोगों को पता है आलू में सबसे ज्यादा फास्फोरस पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, वो पाया जाता है आलू में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। अगर बात की जाए कृषि जलवायु क्षेत्र की, तो वह कितने हैं, वह है 9। कितने, 9। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न और आप लोगों को बताने हैं। आप लोगों को बताना है उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, कुल कितने जिले हैं। जिले बताने हैं, मंडल बताने हैं, ये दोनों चीजें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बता देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। अगर बात की जाए कोणार्क के सूर्य मंदिर की, तो वह किसके द्वारा बनवाया गया था, तो वह बनवाया गया था नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। किसके, नरसिंह देव बर्मन के द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया था। तो कब बनवाया गया था, तो वो बनवाया गया था 13वीं शताब्दी में। कब, 13वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, राजतरंगिणी के लेखक कल्लड़ के समय कौन शासक था। जो कल्लड़ थे इनका समकालीन शासक कौन था, तो इनके समकालीन शासक की बात की जाए तो वो था हमारा जयसिंह।
जय सिंह कहाँ का शासक था? तो वो था जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का। और जो राजतरंगिणी है, यह जम्मू एंड कश्मीर के ही राजाओं का चलचित्र वर्णन है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? अगर बात की जाए नेशनल पुलिस अकादमी की, तो वह हमारी हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। एनपीए हमारी हैदराबाद में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? अगर बात की जाए डीपीएसपी की, तो यह हमारा भाग 4 से संबंधित है। कौन सा? भाग 4। इसमें अनुच्छेद है जो हमारे वो हैं 36 से लेकर 51 तक। 36 से लेकर 51 तक। अगर बात की जाए भाग 3 की, तो भाग 3 हमारा फंडामेंटल राइट है। और भाग हमारा 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। अगर बात की जाए नागरिकता की, तो नागरिकता के कितने अनुच्छेद से लेकर कितने अनुच्छेद तक वो है? हमारे 5 से लेकर 11 तक। 5 से लेकर 11 तक। और जो फंडामेंटल राइट है वो है 12 से लेकर 35 तक। 12 से लेकर 35 तक। अगर बात की जाए कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने फंडामेंटल राइट थे, तो वो थे 7। कितने थे? 7। वर्तमान में कितने हैं? वो है 6। एक हमारा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है। कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है? ये चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो अगर बात करें सर्वाधिक उत्पादन करने वाले जिले की, तो वो है हमारा प्रतापगढ़। कौन है? प्रतापगढ़। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग, अगर बात की जाए महाभियोग की, तो महाभियोग संसद के सदनों द्वारा लगाया जाता है। संसद के सदनों द्वारा लगाया जाता है। आप लोगों को बताना है कि महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? और इसकी सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले दी जाती है? चीज़ भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? तो वो किया गया था 1989 ईस्वी में। कब? 1989 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो वह निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है? तो किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी स्थित है? तो वह है हमारी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। आप लोगों को बताना है मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, भारत की मुख्य वाणिज्य फसलें कौन सी? अगर बात की जाए वाणिज्य फसलों की, तो वाणिज्य फसलों में आता है हमारा कपास, तिलहन, जूट, गन्ना और तंबाकू। आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? अगर बात की जाए हैजा के रोगाणु की खोज करने की, तो वह की थी हमारी रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जो सरदार सरोवर बांध है वह निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वह है हमारा नर्मदा नदी पर। किस में? नर्मदा नदी पर। इसकी जो लंबाई है वह है 1210 मीटर। कितनी? 1210 मीटर। और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो वह
वह है 163 मीटर। इसका शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ किया गया था 2017 में। इसका अनावरण किसने किया था? वो किया था हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह जो जिला दर्रा जोड़ता है। तो जो जिला दर्रा है वह किन दो राज्यों या देशों या फिर सीमाओं को आपस में जोड़ता है? तो बात की जाए जो जिला दर्रा की, तो है हमारा जम्मू श्रीनगर और लेह को, ये दो शहरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? तो वह है हमारा झारखंड। झारखंड के साथ बांग्लादेश सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ यह सीमा साझा करता है। यह बांग्लादेश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है? तो वो करता है 4096.7 मीटर। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला भी देश यही है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था शहादत खान था। इसी ने अवध की स्वायत्त की स्थापना की थी। बढ़ते अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अगर बात की जाए लाइफ डिवाइन पुस्तक की, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। अगला प्रश्न है वो है हड़प नीति। अगर हड़प नीति की बात की जाए, हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो चलाई गई थी डलहौजी के द्वारा। इसके डलहौजी के द्वारा। आप लोगों को बताना है कि जो भारत में रेलगाड़ी का जनक किसे कहा जाता है? यह चीज़ भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिलिंद पन्हो है तो वो कौन है? तो वो है एक पाली ग्रंथ। क्या है? मिलिंद पन्हो एक पाली ग्रंथ है, जिसे बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के संवाद को लिखा गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है पृथ्वीराज विजय का लेखक था। जो पृथ्वीराज विजय पुस्तक थी, इसका लेखक कौन था? तो जो इसके लेखक थे वो थे जयानक। कौन थे? जयानक। अगर बात की जाए पृथ्वीराज रासो इसकी रचना किसने की थी? यह चीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। अब चलते हैं अपने मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस की ओर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं ये, और इन्हें कोई पढ़ाता नहीं है, तो यह चीज़ भी हम लोगों को बड़े ध्यान से देखनी है। जो हमारा पहला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। सैम अपने लंच ब्रेक के दौरान एक पार्क में बैठा है। उसकी बगल में एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। क्या? एक युवक बैठा अपना लंच कर रहा है। वह खाना खत्म करता है और फिर खाली कंटेनर को बेंच के नीचे डालकर जाने की तैयारी करने लगता है। तो युवक का व्यवहार देखकर सैम को क्या करना चाहिए? सैम को कंटेंट पहला है उसे जाते हुए देखता रहे और कुछ ना करे, या फिर ऑप्शन बी है खाली कंटेनर को किसी कचरा पेटी में डालने के लिए उससे अनुरोध करे। तो यही हमारा सही होगा। और जब भी कभी भी मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस आए तो हमें कभी भी किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं जाना है।
यदि हम किसी भी चीज़ के खिलाफ जाएंगे तो वह हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमें किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं जाना है, हमें बस एक विनम्र स्वभाव दिखाना है हर एक क्वेश्चन के साथ। हमारा स्वभाव सही जवाब होगा यही। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, नाग अभिनेता बनता है, नाग अभिनेता बनता है, बनना चाहता है, उसके लिए एक पेशेवर अभिनेता बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? नाग को तेज दौड़ना आना चाहिए, अभिनेता बनने में दौड़ने में कोई लेन देन ही नहीं, तो यह हमारा गलत होगा। नाग को खून से नहीं डरना चाहिए, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है। नाग को भावनाओं को व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए, तो हमारा यही सब सही जवाब होगा। अभिनेता का मतलब होता है किसी भी चलचित्र को बहुत खूबी निभाना या उसको प्रदर्शित करना, उसकी भावनाओं को व्यक्त करना। हमारा सही जवाब यही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, शैली एक सफल शिक्षिका थी, दुर्भाग्य से उसने एक भयंकर दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए। प्रबंधन द्वारा किया गया उसके जो कौन सा प्रति संवेदनशील नहीं है की कमी दिखाता है, मतलब उसके प्रति ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन किस वाक्य में समझाया गया है? तो वह है, प्रबंधन ने शैली को उसके दुर्घटना के बाद डेस्क जॉब की पेशकश की। यह सही, यह कर सकता है, लेकिन इसमें हमें संवेदनशीलता की कमी नहीं दिख रही, इसमें हमें उसके प्रति अच्छा फील हो रहा है, तो यह नहीं होगा। उसके बाद है, प्रबंधन शैली को उसकी लंबी अनुपस्थिति के दौरान भुगतान करने के लिए तैयार था। ऐसा स्वाभाविक है, यह उसके पक्ष में है। शैली को अपना इस्तीफा देने और 2 महीने की नोटिस अवधि पूरा करने के लिए कहा गया। यह उसके खिलाफ है। जब कोई व्यक्ति अप विकलांग हो गया तो उसके साथ हमें निर्दयता नहीं दिखानी है। कैसे निर्दयता नहीं दिखानी, लेकिन इस वाक्य से हमें ऐसा लग रहा है कि उसके साथ निर्दयता दिखाई जा रही है, तो हमारा गलत जवाब होगा वो यही होगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, हम हम विभिन्न समुदायों से जुड़े हैं, लेकिन हम में कुछ गुण सामान्य हैं। नीचे 4 गुण दिए गए हैं जो समुदायों में से हैं, तो कौन सा गुण एक अच्छा समुदाय बनाने में मदद करेगा? जो हमारा पहला है, अपने अपने स्वयं के धर्म में निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में काम करें, या फिर एकता के साथ विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं का जश्न मनाएं, या फिर अपनी भोजन आदतों को बनाए रखें, ना कि उसको परस्पर से निभाएं, या उन सदस्यों को हतोत्साहित करें जो समुदाय से संबंधित मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। ये तीनों के तीनों हमारे नेगेटिव सेंटेंस हैं। जो चीज़ हमें नेगेटिव है वह चीज़ हमें किसी अच्छे समुदाय बनाने की और प्रेरित नहीं करेगा, लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यह एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यह हमारा एक अच्छा समुदाय बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी कर्तव्य का पालन किया जाता है। तो कौन सा है जिसका पालन नहीं किया जाता है? पुलिस अधिकारी का काम होता है स्टेशन पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सही बात है, पुलिस का कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाना। ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों के शव को निकालना। यदि बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो उससे संबंधित उसकी जांच करना या उस जांच करना, ठीक है। लेकिन प्लेटफॉर्म और ट्रेन टिकट जांच करने का काम पुलिस अधिकारी का नहीं होता है। उसका काम शासन व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को, प्रशासन को चलाना होता है, ना कि जांच करना। तो यह हमारा गलत जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, अपहरण के अपराध के लिए जिसमें फिरौती की मांग की गई है में सजा का क्या प्रावधान है? अगर कोई व्यक्ति अपहरण करता है और उससे करने के बाद फिरौती मांगता है उससे, तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमारी पुलिस व्यवस्था में? तो उसके लिए जो प्रावधान है वो है मृत्युदंड या आजीवन कारावास। मृत्युदंड या आजीवन कारावास और जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, यदि यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई है और दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम
व्यवस्था क्या करनी चाहिए? भीड़ या यातायात पर नियंत्रण करना चाहिए, या शांति व्यवस्था बनाए रखना चाहिए, या जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, या चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना चाहिए। ये तो यही हमारा एक रियल पॉजिटिव पॉइंट है। बाद बाकी के पॉजिटिव सभी हैं, लेकिन सबसे पहले हमें यही करना है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरेश सुरेश महेश की हत्या करने के इरादे से महेश की झोपड़ी तक गया। उसने देखा महेश झोपड़ी में सो रहा है। झोपड़ी का एक ही दरवाजा था, जिसे सुरेश ने बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया। तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। महेश जलकर मर गया। तो सुरेश किस गुनाह के लिए उत्तरदायी है? तो अगर बात की जाए गुनाह की, तो वह आग लगाने का गुनाह किया, जिससे महेश की मौत हो गई। तो इसने दो गुनाह हो गए, आग लगाने और हत्या के लिए वह उत्तरदायी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो जो सदस्य हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? अगर राज्य की बात की जाए तो राज्य में भी जितनी नियुक्तियां होती हैं वह राज्यपाल के द्वारा की जाती हैं, और केंद्र में जितनी नियुक्तियां होती हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। अगर राज्य की बात की जाए तो राज्यपाल, केंद्र की बात की जाए तो राष्ट्रपति। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जनहित का मूल उद्देश्य क्या है? जो जनहित है इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो जो इसका मूल उद्देश्य है वो है सामाजिक न्याय। समाज में हर एक व्यक्ति को न्याय मिले, जनहित याचिका का मूल उद्देश्य यही है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है निम्न में से महिलाओं के लिए पुलिस में साहस व चुनौती वाला पद होता है। जो साहस और चुनौती वाला पद होता है वह होता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। इसका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का। बाद बाकी के कांस्टेबल, उप निरीक्षक और होमगार्ड ये थोड़े सिंपल होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ये थोड़ा मुश्किल होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जनरल डायरी लिखने का अधिकार किसको होता है? जो जनरल डायरी है उसका अधिकार किसको होता है? थाना अध्यक्ष को, या समस्त उप निरीक्षक को, या फिर हेड होमरियर को, या फिर उपयुक्त सभी? तो जो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है थाना अध्यक्ष को। जो जनरल डायरी होती है वह हमारा थाना अध्यक्ष लिख सकता है, बाद बाकी कोई नहीं लिख पाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, आपका एक मित्र गलत तरीके से पत्नी के गर्भ पर पल रहे भ्रूण के लिंग की जांच करवा लेता है। भ्रूण में कन्या होने की दशा में पत्नी को गर्भपात कराने का निर्णय लेता है। जब यह बात आपको पता चलती है तो आप क्या करेंगे? आप इससे अनजान बने रहेंगे, या मित्र से कहेंगे वह शीघ्र ही गर्भपात करवा ले, या फिर पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो जब ऐसी कोई कंडीशंस आती है, कोई किसी की हत्या करने वाला है, तो हम नॉर्मली बात है हम उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे, जिससे कि आगे की कार्रवाई उस पर पुलिस करे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है जनहित याचिका निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? तो जनहित याचिका है वह किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है? वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। वह किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लैंगिक असमानता मुख्यतः देखने को मिलती है। जो लैंगिक असमानता है वह मुख्यतः कहाँ पर देखने को मिलती है? मातृ सत्तात्मक परिवार में, या फिर पितृसत्तात्मक परिवार में, या पिछड़ी जाति के समुदायों में, या आदिवासी समुदाय में? तो आपका जो सही जवाब रहने वाला है वह है पितृसत्तात्मक परिवार में हमें लैंगिक असमानता का बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। यह हमारे थे पूरे क्वेश्चंस। इस वीडियो में इतना ही रहने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, और आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। यदि उनका निवारण हम कर पाएंगे तो जरूर करेंगे।